नमस्कार दोस्तों। यदि आप आरपीएससी या राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे राजस्थान की भाषा और बोलियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और लगभग प्रत्येक एग्ज़ाम जो राजस्थान स्तर की होती है उसमें ये वाला टॉपिक राजस्थान की भाषा एवं बोलियों से संबंधित प्रश्न उसमें पूछते हैं और ये टॉपिक उसके सिलेबस में ज़रूर शामिल होता है। तो यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और ये टॉपिक आपका यूनिट आपके सिलेबस में दे रखी है राजस्थान की भाषा या बोलियाँ, तो आप निश्चित रूप से इस वीडियो को देखें और इसमें संपूर्ण प्रश्नों को शामिल मैंने करने का प्रयास किया है जो राजस्थान की भाषा और बोलियों से संबंधित बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में एक कहावत है कि 5 कोस पर पानी बदले 5 कोस पर पानी बदले 7 कोस पर बानी। अर्थात राजस्थान में हर 5 कोस पे एक ये पानी बदल जाता है और 7 कोस पर बोली यानी बानी यानी बोली बदल जाती है। तो राजस्थान में जो है हर 7 कोस पे बोली बदल जाती है और बहुत सारी बोलियां यहाँ पे बोली जाती हैं। राजस्थान की जो राजभाषा है वो है आपकी हिंदी। राजस्थान की मातृभाषा अलग है। राजभाषा हिंदी है और मातृभाषा राजस्थानी है। लेकिन ये वाला प्रश्न पूछता नहीं है एग्जाम में। राजस्थान की लिपि, राजस्थानी भाषा की लिपि के बारे में प्रश्न पूछता है। 2-3 बार आरईएस में भी ये परीक्षा पूछ चुका है और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड भी इस प्रश्न को कई बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछ चुका है। तो राजस्थानी भाषा की जो लिपि है वो महाजनी या बनियानवी लिपि है। यहाँ पे डेट से संबंधित 2 प्रश्न और यहाँ पे बनते हैं। एक तो ये है कि 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, तो आपको सबको पता है 14 को जो है वो हिंदी दिवस मनाते हैं। लेकिन 21 फरवरी ये 1-2 बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये राजस्थानी भाषा दिवस है आपका 21 फरवरी को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा की बात करें तो राजस्थानी भाषा ऑल इंडिया में 7वें स्थान की भाषा है, 7वें स्थान रखती है और संपूर्ण विश्व में 16वें नंबर की भाषा है राजस्थानी भाषा, जो संपूर्ण संसार में बोली जाती है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति की बात करें तो राजस्थानी भाषा आर्य भाषा का एक रूप है और वैदिक संस्कृत से इसकी उत्पत्ति हुई है। वैदिक संस्कृत से पाली भाषा बनी और पाली से सोरसेनी या प्राकृत भाषा बनी। सोरसेनी प्राकृत भाषा से गुर्जरी अपभ्रंश बनी और गुर्जरी अपभ्रंश जो है उससे अपनी राजस्थानी भाषा बनती है। उधर यदि बात करें तो संस्कृत पिंगल भाषा की जननी है और पिंगल भाषा में ब्रज भाषा और खड़ी भाषा का निर्माण पिंगल भाषा से होता है। बात करें डिंगल की तो डिंगल जो है, डिंगल भाषा प्राकृत से निकली है, प्राकृत भाषा से डिंगल भाषा निकली है और इस डिंगल भाषा से गुजराती और मारवाड़ी ये 2 भाषाएं बनी है। तो यदि पूछे कि मारवाड़ी भाषा की जननी कौन है तो वो डिंगल, और डिंगल से भी नीचे गहराई पे पूछे तो वो प्राकृत भाषा होगी। अगले स्लाइड पे पहुंचते हैं। तो यहाँ पे कुछ विद्वानों के नाम हैं जो राजस्थानी भाषा से संबंधित है, कुछ स्टेटमेंट्स उनके हैं। एक पंडित सूर्यकर्ण शास्त्री हैं। पंडित सूर्यकर्ण शास्त्री, उन्होंने मरुभाषा, डिंगल भाषा और मरुवाणी इन तीनों को एक ही बताया है। उन्होंने ये कहा है कि मरुभाषा, डिंगल भाषा और मरुवाणी तीनों एक ही भाषा हैं, ये अलग अलग नहीं है, इनकी गणना एक ही की जानी चाहिए। ये जो स्टेटमेंट है वो सूर्यकर्ण शास्त्री जी का है। एक विद्वान है रामकर्ण ओसापा। इन रामकर्ण ओसापा ने एक बुक लिखी है राजरूपक। इस राजरूपक बुक में कि पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि डिंगल भाषा ही राजस्थानी भाषा है। अर्थात डिंगल ही राजस्थानी भाषा है, डिंगल ही मरु भाषा है। तो ये जो स्टेटमेंट है डिंगल भाषा ही राजस्थानी भाषा है, किस विद्वान का कथन है तो रामकर्ण ओसापा नामक विद्वान है, उन्होंने ये कथन कहा है। अब यहाँ पे डिंगल भाषा और पिंगल भाषा में दोनों में कुछ अंतर अपन देख लेते हैं कि डिंगल भाषा क्या है और पिंगल भाषा क्या है।
देखिए, डिंगल भाषा है वो भाट कवियों की रचना की भाषा है। ये भाट लोग जो भी अपना साहित्यिक रचना करते हैं वो डिंगल भाषा में करते हैं, जबकि चारण साहित्य जितना लिखा गया है वो सारा पिंगल भाषा में लिखा गया है। पहला अंतर तो ये हो गया। पहला अंतर क्या हुआ कि डिंगल भाषा में भाट साहित्य सारा डिंगल भाषा में है और चारण साहित्य पिंगल भाषा में है। दूसरा, डिंगल भाषा में ब्रज मिश्रित राजस्थानी आती है। डिंगल भाषा में ब्रज भाषा का समावेश है, जबकि पिंगल भाषा में मारवाड़ी भाषा का बोली का समावेश है। डिंगल में छंद और पद्य के रूप में ये पाई जाती है, छंद और पद्य के रूप में ये पाई जाती है, जबकि ये गीत तो पिंगल भाषा बोली जो है वो गीत के रूप में पाई जाती है। पूर्वी राजस्थान में जो साहित्यिक रूप मिलता है वो आपका डिंगल है, और पश्चिमी राजस्थान में जो साहित्यिक रूप मिलता है वो आपका पिंगल है। डिंगल भाषा का की जो उत्पत्ति हुई है वो सोरसैनी अपभ्रंश से हुई है, और गुर्जरी ये चारण जो है पिंगल भाषा की जो रचना है वो सोरसैनी से हुई है। चलिए आगे देखते हैं। ये अंतर देखने के बाद आगे जब अपन चलते हैं तो और कुछ यहाँ पे विद्वान हैं। एक उद्योतन सूरी है, 835 ईस्वी में एक विद्वान हुए हैं राजस्थान के जालोर में। इन्होंने अपनी एक साहित्यिक रचना लिखी थी कोयला माला। ये कोयला माला उद्योतन सूर्य ने लिखी थी, और इस कोयला माला जो बुक है उसमें 18 भाषाओं का जिक्र उद्योतन सूर्य ने किया है। इन 18 भाषाओं में उन्होंने ये बताया कि एक भाषा 18 भाषाओं में एक भाषा मरुभाषा का भी उन्होंने उल्लेख किया है, जो इसी मरुभाषा को उन्होंने पश्चिमी राजस्थान की भाषा माना है। पश्चिमी राजस्थान की भाषा इन्होंने इसी मरुभाषा को कहा है। तो ये आपको ये डेटा ध्यान रखना है कि 835 ईस्वी में जालोर में एक विद्वान हुए हैं उद्योतन सूरी। उन उद्योतन सूरी ने एक बुक लिखी कोयला माला। इस कोयला माला में 18 भाषाओं का जिक्र किया गया है। उन्हीं 18 भाषाओं में मरुभाषा एक भाषा थी, और इसी मरुभाषा को उद्योतन सूरी ने राजस्थान की पश्चिमी राजस्थान की भाषा माना है। आगे चलते हैं। आगे एक दो विद्वान और हैं, एक कुशल लाभ है और एक अब्दुल फजल है। कुशल लाभ ने एक पुस्तक लिखी, एक ग्रंथ लिखा पिंगल शिरोमणि, और अब्दुल फजल का चर्चित जो ग्रंथ है वो है आईने अकबरी। तो कुशल लाभ ने पिंगल शिरोमणि में बताया कि पश्चिमी राजस्थान की भाषा के रूप में मारवाड़ी शब्द का प्रथम बार उल्लेख किया है इन्होंने। और अब्दुल फजल जो आईने अकबरी उन्होंने लिखा है, अब्दुल फजल ने भी यही बताया कि पश्चिमी राजस्थान की भाषा मारवाड़ी शब्द है, अर्थात राजस्थानी भाषा के लिए मारवाड़ी शब्द का प्रयोग ये आपका कुशल लाभ के पिंगल शिरोमणि में भी किया गया है और अब्दुल फजल के आईने अकबरी में भी किया गया है। एक बहुत ही चर्चित विद्वान है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन। यदि राजस्थानी भाषा और बोलियों की बात करें और जॉर्ज अब्राहम गियर्सन की बात नहीं करें तो ये हो ही नहीं सकता। जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने 1912 में एक बुक लिखी, एक सर्वे किया। एक्चुअली में ये एक सर्वे था, बुक नहीं थी। तो इस सर्वे का नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में उन्होंने मारवाड़ी या मरुभाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया है। तो यहाँ पे ये प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट बनता है कि राजस्थानी मारवाड़ी या मरुभाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया। तो राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने किया था। आगे चलते हैं। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का काल, एक तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है कि काल कौन सा था, इससे संबंधित कोई ग्रंथ है तो उसके बारे में अपने को लिखना है,
और ग्रंथ का जो रचनाकार है उसका के बारे में भी अपने को ध्यान रखना है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति 12वीं सदी के अंतिम चरण में होती है। अब ये अपने को कैसे पता चला कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति 12वीं सदी के लास्ट चरण में हुई? क्योंकि यहाँ पे अपने को दो ग्रंथ मिलते हैं, दोनों ही जैन ग्रंथ हैं। एक तो भरतेश्वर बाहुबली घोर एक रचना है और एक भरतेश्वर बाहुबली रास। ये दो रचनाएं ऐसी हैं, जैन रचनाएं हैं, और इन दोनों ही रचनाओं का काल जो है वो 12वीं सदी है। इस प्रकार हम केवल अनुमान लगाते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति लगभग 12वीं सदी में हुई होगी, 12वीं सदी के अंतिम चरण में हुई होगी, क्योंकि राजस्थानी भाषा की ये दो रचनाएं हैं, भरतेश्वर बाहुबली घोर और भरतेश्वर बाहुबली रास, और इनका जो समय है 12वीं सदी है। ठीक है, आगे चलते हैं। संस्कृत व अपभ्रंश भाषा का विकास, जो राजस्थानी भाषा का विकास है वो किससे हुआ? तो ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि राजस्थानी भाषा का विकास संस्कृत या अपभ्रंश भाषा के विकास से हुआ, लेकिन कुछ विद्वान इनको अलग बताते हैं। जैसे एक महावीर प्रसाद शर्मा है, वो महावीर प्रसाद शर्मा ये कहते हैं कि राजस्थानी भाषा का विकास संस्कृत और अपभ्रंश भाषा से न होके सोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। तो महावीर प्रसाद क्या कहते हैं कि राजस्थानी भाषा का विकास सोरसैनी अपभ्रंश से हुआ है। एक पंडित मोतीलाल मैनेरिया है, पंडित मोतीलाल मैनेरिया है, वो मैनेरिया ये बताते हैं कि देखिए राजस्थानी भाषा का विकास न तो संस्कृत से हुआ, न अपभ्रंश भाषा से हुआ, न सोरसैनी से हुआ, बल्कि मोतीलाल जी के अनुसार राजस्थानी भाषा का विकास गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है। वहीं जॉर्ज अब्राहम गियर्सन बताते हैं कि इसका राजस्थानी भाषा का विकास नागर अपभ्रंश से हुआ है। वहीं अपने इतिहास में जिनका नाम मिलता है के.एम. मुंशी जी, के.एम. मुंशी जी भी इसको गुजरी अपभ्रंश से उत्पत्ति इनकी मानते हैं। और एक विद्वान है सुनीत कुमार चटर्जी, वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट देते हैं। वो बताते हैं कि राजस्थानी भाषा का विकास सौराष्ट्री अपभ्रंश से हुआ था। आगे चलते हैं तो आगे इसमें जो राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं, राजस्थानी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं और उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं वो अपन देखते हैं। तो ये सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बोली है वो है आपकी मारवाड़ी। मारवाड़ी का प्राचीन नाम जो है वो मरुभाषा है, मारवाड़ी का प्राचीन नाम मरुभाषा है। और ये जो है कहाँ से पता चला? क्योंकि ये उद्योतन सूरी की बुक है। उद्योतन सूरी अभी अपन ने बात की थी, जालोर के एक विद्वान थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी क्वलमाला। उसी क्वलमाला में मारवाड़ी भाषा को मरुभाषा बताया गया है। मारवाड़ी भाषा पश्चिमी राजस्थान की एक प्रधान बोली है और इसकी उत्पत्ति जो है, इसकी उत्पत्ति मारवाड़ी भाषा की उत्पत्ति जो है वो आपके गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे कुछ साहित्यिक रचनाएं हैं जो आपके इसमें मिलती हैं मारवाड़ी में। जैसे रजिया के सोरठे हैं, रजिया के सोरठे पूर्वी मारवाड़ी में है, और बेली किशन रुक्मणीरी वचनिका ये उत्तरी मारवाड़ी भाषा में है, बोली में है। मारवाड़ी राजस्थान की प्रधान बोली है और अधिकतर जो जैन साहित्य है वो मारवाड़ी में लिखा गया है। वहीं मीरा के अधिकांश पद भी, क्योंकि मीरा नागौर की मेड़ता सिटी से इनका जन्म हुआ था, और मीरा के अधिकांश पद भी आपके मारवाड़ी भाषा में हैं। तो दोबारा देख लेते हैं कि मारवाड़ी राजस्थान की मारवाड़ी का प्राचीन नाम मरुभाषा है। और ये मरुभाषा कैसे पता चला कि इसका प्राचीन नाम मरुभाषा है? तो उद्योतन सूरी की एक बुक है क्वलमाला, उसी क्वलमाला में उनको जो है मरुभाषा कहा गया है। राजस्थान की प्रधान बोली है, उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। रजिया के सोरठे और बेली किस्मन रुक्मणीरी और मीरा के अधिकांश पद ये मारवाड़ी भाषा में है। राजस्थान की प्रधान बोली है और अधिकांश जैन साहित्य भी इसमें रचना की गई है।
अब मारवाड़ी की 10 उपबोलियां हैं, उनको अपने को ध्यान रखना है। मेवाड़ी भी राजस्थानी मारवाड़ी की उपबोली है। बागड़ी है, डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाने वाली। शेखावटी है, सीकर चूरू झुंझुनू में बोली जाती है। बीकानेरी है, ढटकी है, थड़ी है, खेराड़ी है, नागौरी है, देवड़ावाटी जो सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है, और गोडवाड़ी। ये 10 बोलियां जो हैं वो मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। आगे चलते हैं। दूसरी जो बोली है वो आपकी मेवाड़ी है, और मेवाड़ी इन 5 जिलों में बोली जाती है। मेवाड़ी उदयपुर में बोली जाती है, भीलवाड़ा में बोली जाती है, राजसमंद में बोली जाती है, चित्तौड़गढ़ में और प्रतापगढ़ में। उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़ और प्रतापगढ़, ये 5 जिलों में, अर्थात पूरे दक्षिणी भारत में, दक्षिणी राजस्थान का ये जो एरिया है वहाँ पे मेवाड़ी भाषा, मेवाड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है। अब इसमें मेवाड़ी बोली का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मेवाड़ी बोली का प्रथम उल्लेख जो है वो आपका उदयपुर में जगत शिरोमणि का जो मंदिर है, जगत अंबिका मंदिर में एक शिलालेख है। इसी शिलालेख पे एक लेख उत्कीर्ण है, उसी में इस मेवाड़ी बोली का प्रथम साक्ष्य मिलता है। उधर कुंभा का जो कीर्ति स्तंभ है, उस कीर्ति स्तंभ में भी मेवाड़ी भाषा का प्राचीनतम रूप देखा जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाड़ौती बोली, हाड़ौती मतलब कोटा बूंदी जो है वो इस क्षेत्र में हाड़ौती बोली जाती है, और ये ढूंढाड़ी की उपबोली है। हाड़ौती बोली ढूंढाड़ी की उपबोली है, और इसमें मेवाड़ी और गुजराती भाषा, मेवाड़ी और गुजराती भाषा का पुट इसमें हाड़ौती में है। बूंदी में एक लेखक हुए हैं सूर्यमल मिश्रण, उन्होंने एक बुक लिखी है वंश भास्कर। ये वंश भास्कर हाड़ौती में ही लिखी गई है। एक और फैक्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कि 1875 में एक कैलोंग का हिंदी व्याकरण नाम से कोई व्याकरण की पुस्तक प्रकाशित हुई थी, और उसी पुस्तक में हाड़ौती बोली का प्रथम उल्लेख किया गया है। तो हाड़ौती कोटा बूंदी क्षेत्र में बोली जाती है, ढूंढाड़ी की उपबोली है, मेवाड़ी और गुजराती के सम्मिश्रण से बनी है, और सूर्यमल मिश्रण का जो वंश भास्कर है वो इसका उदाहरण है। पंजाबी भाषा अपने ऊपर उत्तरी राजस्थान में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। इस भाषा की विशेषता है कि जहाँ जहाँ है स होता है वहाँ वहाँ है बोला जाता है पंजाबी में। ठीक है। मेवाती भाषा है, वो मेवाती भाषा आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर और उत्तर प्रदेश का मथुरा क्षेत्र, और गुड़गांव हरियाणा का गुड़गांव क्षेत्र, ये क्षेत्र जो हैं उसमें मेवाती बोली का प्रयोग किया जाता है, मेवाती बोली बोली जाती है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर उत्तर प्रदेश के मथुरा क्षेत्र, गुड़गांव, और गुड़गांव जो हरियाणा क्षेत्र है, हरियाणा, ये मेवाती जो बोली है वो आपका हरियाणा क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र और मरुभाषा, हरियाणवी, ब्रज और मरुभाषा, ये 3 बोलियों को के मिश्रण से मेवाती बोली बोली जाती है। मेवाती में जो ये आपके जो संत चरणदास जी हैं, संत लालदास जी हैं, दयाबाई है और सहजोबाई है, ये 4 संतों का जितना भी लिखित साहित्य है वो मेवाती भाषा में है। संत चरणदास जी, लालदास जी, दयाबाई और सहजोबाई, इनका जो भी साहित्य है वो सारा आपका मेवाती बोली में है, और पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी भाषा के बीच जो सेतु का काम करती है, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी भाषा के बीच जो पुल का काम करती है वो आपकी मेवाती भाषा है। आगे चलते हैं। मालवी भाषा, गुजरात के पास जो मालवा क्षेत्र है उस मालवा क्षेत्र में मालवी भाषा बोली जाती है, इसलिए मालवा प्रांत में बोली जाने वाली भाषा को
मालवी कहा जाता है। और राजस्थान में ये झालावाड़, कोटा और चित्तौड़गढ़, यानी दक्षिणी राजस्थान में, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में झालावाड़, कोटा और चित्तौड़, जो मेवात क्षेत्र से, मालवा क्षेत्र से संलग्न क्षेत्र हैं, वहां पर ये बोली बोली जाती है। इसी मालवी की एक उपबोली है निमाड़ी। ये निमाड़ी दक्षिणी राजस्थानी इसका उपनाम है, और दक्षिणी राजस्थान में जो मालवा क्षेत्र है वहाँ पे उसके आसपास के संलग्न क्षेत्रों में निमाड़ी बोली बोली जाती है। रांगड़ी है, रांगड़ी, रांगड़ा मतलब आमतौर पे जो राजपूत जाति के युवक हैं उनको रांगड़ा, राजस्थानी भाषा में रांगड़ा कहा जाता है। और राजपूत, ये रांगड़ी बोली राजपूतों की एक प्रचलित, विशेष प्रचलित बोली है रांगड़ी, और राजपूत जाति में ही बोली जाती है। और मारवाड़ी बोली और मालवी बोली, मालवा के क्षेत्र में जो थोड़ा आसपास बोली जाती है, मारवाड़ी और मालवी को मिलन से जो जिस भाषा का विकास हुआ वो है रांगड़ी। ये सुनने में थोड़ा कर्कश है, मधुरता का भाव होता है, तो कर्कश बोली है आपकी रांगड़ी। ब्रज भाषा, देखिए वैदिक साहित्य में ब्रज भाषा, हिंदी साहित्य में जो है ब्रज भाषा, ब्रज का अर्थ होता है, हिंदी लिटरेचर में ब्रज का अर्थ है गमन या चलना, ठीक है। लेकिन वैदिक साहित्य में ब्रज का उल्लेख भाषा के रूप में या बोली के रूप में नहीं हुआ है। वहां पे ब्रज क्षेत्र का, ब्रज का अर्थ लिया है गायों का गमन या चरागाहों या गायों का बाड़ा। ये 3 पद इसमें वैदिक साहित्य में मिले हैं ब्रज क्षेत्र के लिए, और ये संपूर्ण ब्रज मंडल में ये बोली बोली जाती है। ब्रज मंडल मतलब मथुरा के आसपास का क्षेत्र जो होता है उसको ब्रज मंडल कहा जाता है। और राजस्थान में जो अजमेर के बीसल देव थे, चौहान वंश के एक राजा थे, चौहान वंश के, उन्होंने बीसल देव ने बीसल देव रासो लिखा, और ये ब्रज भाषा का प्रथम काव्य है बीसल देव रासो। वहीं सूरदास के पद जो हैं वो भी ब्रज भाषा में रचित हैं। 10वीं बोली है राठी, अहिरवाटी या यादवों की बोली। ये पूर्वी एवं पूर्वोत्तर राजस्थान की सेकंड महत्वपूर्ण बोली है, और ये बांगरू क्षेत्र में, जो बांगरू क्षेत्र हरियाणा और मेवाती जो है के बीच, बांगरू और मेवाती के बीच ये एक संधि का काम करती है, सेतु का काम करती है। इसके प्रभाव क्षेत्र अलवर, राजस्थान में अलवर, हरियाणा और जयपुर। हरियाणा में रेवाड़ी और नारनौल 2 जिले हैं, वहाँ पे ये बोली बोली जाती है। अलवर की बहरोड तहसील और वो अजमेर की किशनगढ़ का पश्चिमी भाग में बोली जाती है, जबकि उत्तरी कोटपुतली, जयपुर के उत्तरी कोटपुतली क्षेत्र में भी ये बोली जाती है। इन संपूर्ण क्षेत्र को राठ क्षेत्र कहते हैं, और राठ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को राठी कहा जाता है। राठी एक गाय की नस्ल भी होती है। तो राठ क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है वो राठी है। इसको अहिरवाटी या यादवों की बोली भी कहा जाता है। और राठ क्षेत्र में राजस्थान के अलवर और जयपुर आता है। अलवर की बैरोड तहसील है, जयपुर की कोटपुतली तहसील है, और अजमेर की किशनगढ़ तहसील है। ये 3 तहसीलें, और हरियाणा का रेवाड़ी और नारनौल, ये 5 जो जगह हैं, 5 जिले मान लीजिए आप, इनका कुछ अंश है, वो सारा राठ क्षेत्र कहलाता है। और राठ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को राठी कहा जाता है। अजमेर, अलवर के में एक नीमराणा नामक एक रियासत थी, छोटी रियासत थी, स्मॉल स्टेट। उसमें एक राजा हुए हैं, राजा चंद्रभान। इन्हीं राजा चंद्रभान के दरबार में एक कवि थे जोधराज। जोधराज ने एक पुस्तक लिखी है हमीर रासो, और ये हमीर रासो जो है वो राठी भाषा में लिखी गई एकमात्र रचना है। जो प्राप्त साक्ष्य हैं उसमें यही है कि जोधराज ने जो हमीर रासो लिखा है उसकी भाषा बोली राठी है। गोडवाड़ी है, गोडवाड़ क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसको गोडवाड़ क्षेत्र, गोडवाड़ी को कहते हैं। अब गोडवाड़ क्षेत्र कौन सा है? जालोर का आहोर तहसील से लेके पाली की बाली तहसील तक का जो क्षेत्र होता है,
उसको गोडवाड़ क्षेत्र कहा जाता है। कहाँ कहाँ से? जालोर की आहोर तहसील से लेकर पाली की बाली तहसील तक का जो बीच का जो संपूर्ण क्षेत्र है उसको गोडवाड़ क्षेत्र कहते हैं, और गोडवाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को गोडवाड़ी कहते हैं। ये मारवाड़ी की उपबोली है, और बीसल देव रासो की जो भाषा है, बोली है, वो आपके गोडवाड़ी क्षेत्र गोडवाड़ी है। यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आगे देखते हैं, आगे एक्सप्लेन करेंगे उसको। तोरावाटी क्षेत्र जयपुर के उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दिल्ली के तोमर राजपूतों का निवास होने का कारण तोरावटी कहलाता है। जयपुर के उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पे दिल्ली के तोमर राजपूतों का निवास था, इस कारण इसको तोरावटी, तंवर से तोरावटी बना है, और इस क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। और इस तोरावटी क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसको तोरावटी बोली कहा जाता है। इसमें सीकर जिले के पूर्वी भाग में स्थित नीम का थाना और श्री माधोपुर, यानी तोरावाटी जो बोली जाएगी वो आपका नीम का थाना सीकर, और एक आपका सीकर में श्री माधोपुर तहसील है, वहां पे ये बोली जाती है। आगे चलते हैं। खैराड़ी बोली मेवाड़ी, ढूंढारी और हाड़ौती की मिश्रित बोली है, और ये भीलवाड़ा के जहाजपुर और टोंक के कुछ भाग में बोली जाती है। खैराड़ी में मेवाड़ी, ढूंढारी और हाड़ौती ये 3 बोलियों का समावेश है, और भीलवाड़ा का जहाजपुर और टोंक जिले के कुछ भाग में खैराड़ी बोली जाती है। माल खेराड़ी टोंक का मालपुरा क्षेत्र है, टोंक के मालपुरा क्षेत्र में माल खेराड़ी बोली जाती है। उधर 15वीं जो बोली है वो देवड़ावाटी या सिरोही बोली है, वो ये मारवाड़ की उपबोली है, और सिरोही क्षेत्र में ये बोली जाती है। इस प्रकार ये जो बांगड़ी भाषा है, बोली है, वो बागड़ी है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र बागड़ कहलाता है, और इसी बागड़ क्षेत्र में जो बोली जाती है उसको बागड़ी कहा जाता है। और ये बागड़ी बोली जो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बोली जाती है बागड़ी, उसी को भीलों की बोली भी कहा जाता है। इस प्रकार ये आपका कंप्लीट बोली, राजस्थानी भाषा और बोलियां से संबंधित ये चैप्टर था, ये पूरा होता है। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और कोई सजेशन देना चाहें तो आप ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।